नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस लाइफ साइंस ग्रुप का 2014 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। और आप लोगों के लिए एक बड़ी बात यह है कि इस पेपर के जो 2 पार्ट हैं, मेनली पार्ट 1 जिसमें 30 क्वेश्चन है और उसके बाद जो बायोलॉजी सेक्शन है, तो बायोलॉजी सेक्शन का सॉल्यूशन एक स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट द्वारा किया गया है जो BHU बीएड में टॉपर रह चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड कराया है और पार्ट 1 का सॉल्यूशन हमारे द्वारा प्रोवाइडेड है। आपको वीडियो कैसा लगता है ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। ये सॉल्यूशन डिटेल्ड होगा और आपको धैर्यपूर्वक इसे सुनना होगा, तभी आप अगले प्रश्नों को ताकि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए आप उसे कर सकें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा महत्व देती है, तो इसमें हो जाएगा सही विकल्प भारतीय समाज की परंपरा पर, अध्यापक एवं बड़ों के सम्मान पर, भारतीय संस्कृति के संवर्धन पर। इस प्रकार से इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। जिसमें दोस्तों आप लोगों को व्याख्या की ज़रूरत होगी, एक्सप्लेनेशन की, उसे हम प्रोवाइड कराएंगे। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसे हम स्किप कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यालयी विषय के पास एक अनुशासनात्मक मूल्य होता है, इसका अभिप्राय है। तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा कि इसे अनुशासित शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। मतलब एक इसके लिए एक डिसिप्लिन्ड मेथड होता है, हर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथडोलॉजी होती है। तो साइंस, मान लीजिए आपको साइंस पढ़ाना है तो आप लैंग्वेज टीचिंग का अगर मेथड लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही विकल्प होगा। कुछ लोग जो है ये इसमें दूसरे विकल्प को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो हमें टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेट करना है, तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प ही सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले ही अपने पाठ की योजना बना लेनी चाहिए क्योंकि यह उसकी सहायता करता है। तो इसमें ऐसा विकल्प होगा गृह कार्य एवं कक्षा कार्य प्रदान करने में। अब कुछ लोगों को समस्या हो सकती है कि दूसरा विकल्प क्यों नहीं है, कक्षा में आनंद उत्पन्न करने में। तो आनंद उत्पन्न करना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आनंद तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन गृह कार्य एवं कक्षा कार्य, कक्षा में आपको क्या पढ़ाना है, मतलब क्लासरूम में क्या वर्क देना है और घर के काम के लिए भी क्या वर्क देना है, वो डिपेंड करेगा कि आप पहले से प्लानिंग करके आएँ। तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योग्यता की बात कही गई है तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, एबिलिटी ऑफ गुड एक्सप्रेशन, अच्छी अभिव्यक्ति की योग्यता हो। अब कुछ लोगों को ये होगा कि पहला विकल्प क्यों नहीं, शिक्षण में उचित रुचि हो। रुचि होना जरूरी है, ज्ञान होना भी जरूरी है, नियंत्रण करने की योग्यता भी होना भी जरूरी है, लेकिन रुचि और ज्ञान का जो उपयोग है वो कहाँ पर उपयोग होगा, क्योंकि जब वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, खुद को व्यक्त करने की उसके अंदर योग्यता होगी, वो संवाद स्थापित कर सकेगा, कम्युनिकेट कर सकेगा, तभी संभव हो पाएगी टीचिंग। क्योंकि टीचिंग 2 वे होता है, एक तरफ से सिर्फ टीचर बोल ले वो कोई टीचिंग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि मैं एक अध्यापक बन जाऊंगा तो मेरा सबसे पसंदीदा कार्य क्या होगा, तो इसमें सबसे पसंदीदा कार्य होगा कि विषय वस्तु से संबंधित उनकी कठिनाइयों को दूर करना। यही सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि उनसे संबंधित जो कठिनाइयाँ दूर कर देंगे तो बच्चे स्वाभाविक रूप से पढ़ लेंगे, फिर उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनुशासित तो खुद हो जाएंगे। फिर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर आप कठिनाइयाँ दूर करते हैं तो सारी समस्याएँ खुद दूर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र आपके प्रश्न का गलत उत्तर देता है तब आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चनिंग स्किल का एक क्वेश्चन है। अगर आप जब बीएड में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो आपको कैसे कैसे उससे सही उत्तर निकलवाना है। तो देखिए, डांटने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, यह स्पष्ट करेंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत है, ये सही हो सकता है, गलत उत्तर पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। और चौथा विकल्प है, किसी दूसरे छात्र से उत्तर देने को कहेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे। तो देखिए, उपेक्षा तो नहीं की जा सकती है, लेकिन क्वेश्चनिंग स्किल ये भी कहती है कि अगर एक बच्चा जो है गलत उत्तर दे रहा है तो उससे हम ये ना कहें कि तुम गलत हो, बल्कि उसे हम 2 तरीके हो सकते हैं। उसे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल दें कि वो खुद महसूस कर ले कि उसका आंसर गलत है और सही आंसर क्या है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब तक आपको सही उत्तर ना मिले तब तक अन्य छात्रों से पूछते रहें। तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा।
कि किसी दूसरे छात्र से उत्तर देने को कहेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे। वास्तव में इसमें बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है, वहाँ पर उपेक्षा करनी है उसके गलत उत्तर की। अगला प्रश्न है, आप कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहे हैं और एक छात्र पाठ से असंबंधित प्रश्न करता है, आप क्या करेंगे? तो इसमें हो जाएगा आप कक्षोपरांत इसका उत्तर देंगे, क्योंकि उसमें उत्तर देंगे तो क्लास में डिस्टर्बेंस होगा और आपका फ्लो बिगड़ेगा। आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा अध्यापक जो छात्रों का मित्र, दार्शनिक और गाइड है। अब ये दूसरा विकल्प अगर जो है कि अ टीचर हु हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, ये भी सही हो सकता है, लेकिन जो हेल्प करेगा वो मित्र होगा, दार्शनिक होगा, गाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प ही सही होगा। अगला प्रश्न है, निरंकुश स्तर का शिक्षण। अब विकल्प है इसमें टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, हेडमास्टर सेंटर्ड, एक्सपीरियंस्ड है। तो निरंकुश स्तर का जो शिक्षण होता है वो अध्यापक केंद्रित होता है, सिर्फ और सिर्फ अध्यापक की इसमें चलती है, बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, छात्रों के अवांछित व्यवहार के संवर्धन के क्रम में सबसे प्रभावशाली विधि है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उसका उपचार प्रदान करना, अभिभावकों को सूचित करना, छात्र को दंड देना, उसकी उपेक्षा करना। छात्र को उपेक्षा नहीं करेंगे, छात्र को दंड भी नहीं दे सकते आप। अभिभावक को सूचित करने का विकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि आप उसके अंदर ऐसे अनडिजायरेबल बिहेवियर आ क्यों रहे हैं उसका पता लगाएं और उसके लिए उसको रिमेडीज, उपचार प्रदान करें, उसके अनुसार उसे सलाह दें, उसे समझाएं बुझाएं, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटली इज टू ओपनली एज साइलेंटली इज टू, ये जो है अब रीजनिंग के क्वेश्चन है 10 प्रश्न। तो जिस प्रकार से गोपनीयता खुलेआम के लिए अपोजिट है, उसी प्रकार से साइलेंटली मतलब नीरवता क्या हो जाएगी, नॉइजली की अपोजिट हो जाएगी, शोर की। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पर अंक बताइए, नंबर सीरीज का है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन में कि 7 धन 5 बराबर 12 है और फिर 12 धन 7 बराबर 19 है। तो 19 और 9 क्या हो जाएगा, 28 और 28 11 29 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें सीरीज चलेगी, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, माइंड बॉडी। तो जिस प्रकार से माइंड जो है बॉडी के लिए सॉफ्टवेयर का काम करता है, माइंड के अनुसार बॉडी चलेगी, इसलिए यहाँ पर विकल्प चौथा सही होगा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, ये हो जाएगा। वैसे इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है सीपीयू हार्ड डिस्क, लेकिन हार्ड डिस्क जो होती है एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ना कि वर्किंग डिवाइस, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवन का संबंध मृत्यु से उसी प्रकार आशा संबंधित है। तो ये हो जाएगा निराशा, एकदम सामान्य प्रश्न है, वैसे इससे थोड़ा कठिन प्रश्न अब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी सीरीज का है, FAGGAFHAIIAH। तो अगली सीरीज में क्या आएगा, तो अगली सीरीज में आएगा JAK, क्योंकि F के बाद G है, एक ऐड किया गया है, G के बाद H एक ऐड किया गया है, H के बाद I जो है एक ऐड करने के बाद आया है, और सभी में A है तो JA हो जाएगा। फिर देखें G के बाद F है, तो ये +2 करके किया है, फिर उसके बाद I है, फिर +2 करके किया गया है, फिर उसके बाद, तो इस प्रकार से इसमें सीरीज जो बनेगी वो हो जाएगा FGHI, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो J है, क्योंकि F के बाद G आ रहा है, वैसे यहाँ पर अगर J आएगा तो J के बाद K आएगा, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन अन्य से संबंधित नहीं है, मतलब कौन अलग है। तो जैसे गिटार, वायलिन, फ्लूट, सितार है। तो इसमें जो गिटार है, वायलिन है और सितार है, इनमें तीनों में स्ट्रिंग होता है, पतला तार होता है, जिसे चलाया जाता है, जिसे खींचा जाता है तो आवाज़ आती है। लेकिन जो बांसुरी है उससे मुंह से बजाया जाता है, इसलिए बांसुरी अलग होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है। तो देखें तो चीता, तेंदुआ, हाथी, शेर, इनमें से हाथी जो है वो अलग है, क्योंकि ये मांसाहारी नहीं है, ये पत्तों पर डिपेंड करता है, शाक इत्यादि, मतलब शाकाहारी है। चीता, तेंदुआ, शेर ये तीनों मांसाहारी हैं, इसलिए अलग, इनमें से हाथी अलग हो जाएगा। अगला है बच्चा, परिवार। जिस प्रकार से बच्चा जो है परिवार का एक अंग है, उसी प्रकार से जो बंच का फ्लावर हो जाएगा, फूल जो है फूलों का गुच्छा है, बहुत सारे फूलों को मिलाकर गुच्छा बनता है, उसी प्रकार से बहुत सारे बच्चों को या इंसान को मिलाकर परिवार बनता है, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ये रक्त संबंध से है, यदि स न का भाई है, न की बहन माँ है, पा का भाई जा है, सा की पुत्री पा है, तो जा का अंकल कौन है। तो आपका समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए आपको मैंने सिर्फ यहाँ पर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। अगर इसे देखने के बावजूद आपको क्लियर नहीं होता है डायग्राम के बाद भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो इसके अनुसार आप इसमें उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3, 10, 101
इसकी सीरीज के बाद इसमें कौन सा आएगा, ऐसा इसमें जवाब देना है। तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं कि 3, 10, 101 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा। इसी प्रकार से 10 के स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो 101 होगा। इसी प्रकार से आप 101 के स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 10,202। इसलिए यहाँ पर जो है 10,200 सही उत्तर। इस प्रकार से इसमें जो है तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 10,202। उम्मीद है कि आप लोगों को इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। रीजनिंग पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं करंट एजुकेशनल सिनेरियो पर। द फुल फॉर्म ऑफ NTSE, तो NTSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है एडुसेट का प्रेक्षण लॉन्च, मतलब एडुसेट कब लॉन्च किया गया था, तो 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कोई समझा नहीं रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। NIOS इज नोन एज, तो NIOS को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माफ़ करिएगा, इसमें आपको पहला विकल्प सही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आगे बढ़ते हैं। NEUPA वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो वैसे तो देखें तो ये NIEPA है, इस समय इसका नाम बदला जा चुका है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और जब इसका जो है नाम परिवर्तित किया गया था तो वो सन था 1979, और इसमें से कोई ऐसा विकल्प नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन आप इसे याद रख लें कि 1962 में NIEPA था पहले ये, और जो है इसको बदल करके 1979 में इसका नाम बदल दिया गया था। तो इसमें से आप इन दोनों को याद रखें, अगर ऐसा आता है तो सही होगा। इसमें से कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NCERT, तो उस समय के NCERT के डायरेक्टर कोई और थे, अब जो है इन्हें आप याद कर लें। तो अब जो है ऋषिकेश सेनापति, ये जो है प्रेजेंट NCERT के डायरेक्टर हैं, आप इसे याद रखें। अगला जो ये प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को की 11वीं ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2013-14 का मूल विषय क्या था, वो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस साल का क्या है। तो इस साल का ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट का विषय है इंक्लूजन एंड एजुकेशन। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्ड जो है वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है हु रोड द फेमस बुक वी द पीपल, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, नानी पालखीवाला ने। ये किताब का नाम लिखा गया था, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे रटना नहीं है। और ये 28th क्वेश्चन भी जो है करंट अफेयर टाइप का है, इसलिए आपके लिए अब इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए हमने इसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज स्थित है, तो ये है आप लोगों का बेंगलोर में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन है PWD एक्ट 1995 इज रिलेटेड टू, तो PWD का वैसे मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा पीपल विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो लोग अशक्त लोग हैं उन लोगों के लिए एक्ट लाया गया था, जिसमें कुल 7 प्रकार की अशक्तता को शामिल किया गया था। वैसे अब इसे बढ़ा करके 21 टाइप का कर दिया गया है। तो ये 2016 में जो है रिवाइज किया गया था इसे। आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्ड जो है एक करंट एजुकेशन सिनेरियो के वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बायोलॉजी सेक्शन जो है वो आप लोगों का सॉल्व करेंगे रामकृष्ण सर। चलिए तो बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, मीन्स क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रेब्स साइकिल का मार्कर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एक्चुअल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड पे रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है प्रोथैलस ऑफ फर्न इज, यानी जो फर्न का प्रोथैलस है उसका शेप कैसा होगा पूछा इसमें। तो इसका नॉर्मली जो फर्न का शेप है प्रोथैलस का हार्ट शेप होता है। तो आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चिलगोजा क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये सीड है चिलगोजा, तो आपको ये मिलता है पाइनस जियार्डियाना से। तो इसका आंसर सेकंड होगा पाइनस जियार्डियाना। तो इसको रखेंगे क्योंकि अदर नहीं होंगे। इफेड्रा से आपको इफेड्रिन ड्रग्स ऑब्टेन होती है जो कफ रेमेडी के लिए यूज होती है। साइकस में एक सागोपाम है जिससे आपको कि सागो ऑब्टेन होता है। एंड जेमिया
होगा ही नहीं, तो अदर जो हैं अदर आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर होगा फाइनस होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉटन बिलोंग टू द फैमिली, कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो एक्चुअली में इसमें कॉटन मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड मालवेसी फैमिली में लेडी फिंगर भी है, तो उसको भी आप अपने माइंड पे रखिएगा क्योंकि ये वो भी पूछता है, तो इसका थर्ड आंसर हुआ। एंड नेक्स्ट है विच इज एन ऑक्जिन, कौन सा ऑक्जिन है? तो ऑक्जिन हार्मोन्स एक्चुअल में टू टाइप्स के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। तो आपको IAA एंड IBA, पहला आपको याद रखना है IAA एंड सेकेंड है IBA। ए आपके नेचुरल हैं एंड दो हैं NAA एंड 2,4-D सिंथेटिक होते हैं। तो इसमें से जो आंसर दे रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इंडोल एस्टिक एसिड मीन्स IAA। इसको आप अपने माइंड पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोए बिलोंग टू द फैमिली, एलोए किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सिंपल सी बात है, एलोए एक्चुअल में बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली से। तो ये थोड़ा सा रटने वाला है, आप याद रखिएगा कि ये लिलिएसी फैमिली। तो आप फैमिली पढ़ेंगे, फैमिली में जितने भी हैं आपको मोस्टली 3 फैमिली पढ़नी होती हैं। NCERT में 3 फैमिली हैं, पहला फैबेसी है, दूसरा सोलेनेसी एंड थर्ड लिलिएसी फैमिली। बहुत ही फेवरेट अच्छी इंटरेस्टिंग फैमिली है सब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स वन फाउंड इन, यानी कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन किस में पाया जाता है? तो एक्चुअल में इसका जो करेक्ट आंसर होगा निक्टोन्थीज स्टेम, यानी कि ये एक्चुअल में प्रेजेंट होता है कैक्टस प्लांट्स में। एंड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वेस्कुलर बंडल होते हैं फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं, तो कैक्टस में प्रेजेंट होते हैं। और निक्टोन्थीज का जो स्टेम है ये कैक्टस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्कुटा इजे, कस्कुटा क्या है? तो कस्कुटा एक्चुअल में पैरासिटिक प्लांट्स है। अदर पैरासिटिक प्लांट्स हैं तो इसमें जैसे सैंडलवुड हो गया एंड रिफ्लेक्सिया, ये सब पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, तो उसी में एक टाइप हो गया कस्कुटा प्लांट्स। इसको आप अपने माइंड पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार किससे ऑब्टेन होता है? तो एक्चुअल में ये एल्गी से ऑब्टेन होता है। तो आपको याद रखना है रेड एल्गी, एंड रेड एल्गी ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से ऑब्टेन होता है आपको, यानी इसका आंसर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इसमें सिंपल सा रटने वाला कुछ भी नहीं है। लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सो आप इसका ये करेक्ट आंसर होगा नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बंगाल फेमाइन वाज ड्यू टू, बंगाल फेमाइन किससे हुई थी? तो आपका इसमें एग्जैक्ट आंसर होगा हेलमिन्थोस्पोरियम ओराई। ये एक्चुअल में 1943 या 45 के अप्रॉक्स हुई थी बंगाल फेमाइन। तो जो उस टाइम जो राइस प्लांट्स था वो पूरी तरह से डैमेज हो गए थे, जिसके कारण बंगाल में राइस की कमी हो गई थी, तो इसके कारण याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। बॉग मॉस इज कॉल्ड, बॉग मॉस किसे कहा जाता है? तो एक्चुअल में जो आपका है स्फैग्नम, इसी को बॉग मॉस कहा जाता है और इसको पीट मॉस भी कहा जाता है। इसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लांट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये वाटर को रिजर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। एंटी कैंसरस ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एंटी कैंसर ड्रग किससे ऑब्टेन होती है? तो सिंपल सा है, टैक्सस से ऑब्टेन होती है एंड ड्रग का नाम है टैक्सॉल। सो टैक्सॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम टैक्सस प्लांट। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन अ कोडान, एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? सो कोई भी कोडान हो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। सो इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। और इसमें जो स्टार्ट कोडान होता है, स्टार्ट कोडान AUG होता है, यानी कि जो चैन इनिशिएट होगी mRNA की जब सिंथेसिस होती है, जब प्रोटीन बनेगी, तो उस टाइम इनिशिएशन कोडान AUG होगा, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर्स कहाँ पाई जाती है? न्यूमेटोफोर एक्चुअल में रिस्पायरेटरी रूट्स होती हैं, जो रूट से मॉडिफाइड हो जाती हैं रिस्पिरेशन के लिए। ये एक्चुअल में निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। सो जो मैंग्रोव वेजिटेशंस हैं, मैंग्रोव वेजिटेशंस में पाई जाती है और इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोफोरा। राइजोफोरा इज द मैंग्रोव वेजिटेशंस एंड हैविंग न्यूमेटोफोर्स बिकॉज दे आर फाउंड इन salty soil. So second option is correct. Next questions है मोनोथिकस एंथर इज फाउंड इन,
यानी कि एंथर में कितने लोब हैं इस बेस पे एंथर को डिवाइड किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द एंथर आर डाइथिकस मीन्स हैविंग 2 लोब। सो यहाँ है मोनोथिकस एंथर, यानी मेनली ये पाया जाता है मालवेसी फैमिली में। तो आप इसको याद रखेंगे कि मालवेसी फैमिली में पाया जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, मालवेसी फैमिली। नेक्स्ट है सिप्सेला फ्रूट आर फाउंड इन। तो सिप्सेला फ्रूट किस में पाया जाता है? तो एस्ट्रेसी फैमिली है। एस्ट्रेसी फैमिली मीन्स फ्लावरिंग फैमिली है, इसमें सनफ्लावर आता है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सनफ्लावर में पाया जाएगा सिप्सेला फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिपिड बाइलेयर ऑफ मैनी सेल मेम्ब्रेन इज नॉट कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एक्सक्लूसिवली इज ऑफन कंटेन। मीन्स कि जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, मोस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड होता है। बट अदर कौन कौन से इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन से में नहीं होता है? सो इसका होगा कोलेस्टेरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड कंटेन ना करके कुछ अदर भी कंपोनेंट रखते हैं, जैसे इसमें होगा कोलेस्टेरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड, यानी कि माइकोप्लाज्मा हो गया, ये बैक्टीरिया हो गए, उसमें कोलेस्टेरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, where the mixture of enzyme required for oxidation of pyruvate and fatty acid and for citric acid cycle is contained in mitochondria। यानी कि पायरुवेट और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए तथा जो साइट्रिक एसिड साइकिल है उससे रिलेटेड एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। अभी जैसे आपने प्रीवियस में देखा था क्रेब्स साइकिल, सो क्रेब्स साइकिल का सेकेंड नेम साइट्रिक एसिड साइकिल भी है। सो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेयर हैड प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड मॉडल प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट हैं फ्लूइड मोज़ेक, यानी सिंगर एंड निकोलसन थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। सो इस याद करने वाला सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन लार्वा फॉर्म्स मेट विद इन क्रस्टेशिया इज नोन एज। यानी क्रस्टेशिया में सबसे कॉमन लार्वा कौन सा होता है? सो मीरासीडियम लार्वा तो होगा नहीं क्योंकि ये टेपवर्म का लार्वा है। बाइफिनेरिया लार्वा ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। एंड ट्रोकोफोर लार्वा 2 जगह पाया जाता है, मोलस्का एंड एनिलिडा में। सो आंसर एक ही बचता है ऑप्शन, और वो सेकेंड है नॉप्लियस लार्वा। तो नॉप्लियस लार्वा फाउंड इन क्रस्टेशियंस मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। यानी कि इस ग्रुप जो ग्रुप दिए हुए इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें से सभी एनिमल हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स बाइसेक्सुअल्स होते हैं? सो हाइड्रा भी बाइसेक्सुअल है एंड एस्कैरिस यूनिसेक्सुअल होता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है हाइड्रा होमोसेपियंस, सो होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग्स तो यूनिसेक्सुअल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है थर्ड में टेपवर्म बाइसेक्सुअल होता है, सो करेक्ट। टोड तो यूनिसेक्सुअल होता है, सो दिस इज रॉन्ग हो गया। एंड लास्ट बचा फोर्थ ऑप्शन, इसमें है हाइड्रा, लीच एंड टेपवर्म, तो ये तीनों होते हैं बाइसेक्सुअल। सो करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा। कौन सा इनमें से है जो सिलेंट्रेटा में नहीं बिलोंग करता? सो आपको कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स पढ़ने हैं तो कुछ उसमें से जो ऑर्गेनिज्म है उनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं। जैसे इसमें सी पेन बोला है, सी पेन क्या होता है? एक्चुअल में सिलेंट्रेट होता है, इसको पेनेटुला कहते हैं। एंड सी फेदर ए भी एक्चुअल में है नहीं ऑप्शन में। एंड जो सी ककुम्बर है, सी ककुम्बर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका होता है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। कुकुमेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। सो ए सिलेंट्रेट्स नहीं है, सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इज, यानी जेनेटिक म्यूटेशन की जो प्रोसेस है किस टाइप की है? पहला ऑप्शन है इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो जो म्यूटेशंस होता है, म्यूटेशन एक्चुअल में रिवर्सिबल नॉर्मली तो होता ही नहीं, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जब रिवर्सिबल नहीं होगी तो इरिवर्सिबल ही होने का चांस बनता है, सो दिस इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है पार्शियली रिवर्सिबल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है म्यूटेशन से रिलेटेड। एंड कॉन्टिन्यूअस, सो म्यूटेशन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज रैंडम प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स ऑलवेज ऑकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रैंडमली होगी। सो आंसर सेकंड इज करेक्ट।
नेक्स्ट है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इंसेक्ट के विंग्स एंड बर्ड्स के विंग्स किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो जो आप नॉर्मली ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि जिनका फंक्शन सेम होता है वो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, और नॉर्मली जिनके फंक्शन सेम नहीं होते, ओरिजिन सेम होती है, होमोलॉगस होंगे। सो जो विंग्स है, विंग्स किसके लिए यूज होते हैं, फ्लाइट के लिए, यानी कि फंक्शन सेम है। और जब फंक्शन सेम हो गया इट मीन्स एक कैसा ऑर्गन होगा, एनालॉगस ऑर्गन। सो एनालॉजी शो करते हैं, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, एनालॉजी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज अ डायरेक्ट एक्टिंग हार्मोन दैट इज विदाउट इंटरेक्शन ऑफ अदर हार्मोन। इसमें यानी कि जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो डायरेक्ट एक्ट करता है विदाउट किसी अदर हार्मोन से इंटरेक्ट किए हुए। सो टीएसएच हार्मोन जो है, इसमें टीएसएच हार्मोन क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जो थायराइड ग्लैंड्स है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगी। सो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये किसी अदर, क्योंकि ये इंटरेक्ट करके दूसरे के साथ वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है सेकंड एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, एंड एड्रीनल ग्लैंड तब सिक्रेट करती है इमरजेंसी हार्मोन। सो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इंटरेक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये गोनेडल पार्ट से इंटरेक्ट करता है, यानी कि मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी जो सिक्रेट करते हैं मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन। सो ये भी इंटरेक्ट कर रहा है अदर हार्मोन से, सो ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट ऑप्शन बचा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स melanocyte cells which secrete melanin pigment, so it is direct acting hormone without interaction of other hormones. So correct answer is fourth, MSH hormone. Question, which one of the following is the function of glucagon hormone? glucagon hormone का कौन सा फंक्शन है इनमें से, तो पहला इसमें है इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड बाय सेल्स, यानी कि ग्लूकोज का अपटेक करें सेल्स एंड एमिनो एसिड का। सो इट इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और कैसे कम करेगा, तो ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करके, यानी कि ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है। सो ग्लूकागॉन जस्ट अपोजिट होता है इंसुलिन का, तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लेवल, सो अपोजिट है। सो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन, सो दिस इज सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। एंड थर्ड है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो डिक्रीज नहीं करता, तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट नहीं करता है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल बाथ स्पंज इज क्लीन्ड, यानी कि इनमें से कौन सा कमर्शियल बाथ स्पंज है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, यूस्पॉन्जिया इज कॉमनली कॉल्ड बाथ स्पंज, यानी यूस्पॉन्जिया को ही बाथ स्पंज कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट डायरेक्टली, क्योंकि जो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, तो ये होगा ही नहीं। एंड यूप्लेक्टेला वीनस फ्लाई ट्रिप, ये स्पंज है ही नहीं, ये सिलेंड्रेट्स है, सो ये भी नहीं होगा। एंड क्लियोना बोरिंग स्पंज है, पर्ल इंडस्ट्री को हार्म पहुंचाता है, सो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स अ ट्रांजिशनल फॉसिल बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक्स, यानी कि ये जो मिसिंग लिंक है इसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया, किस रॉक से, क्योंकि जो फॉसिल्स हैं उनको रेडियो डेटिंग टेक्निक से, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक से डिस्कवर करते हैं। सो जुरासिक पीरियड है जहाँ से आपको और आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल्स मिला था, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जार इज ट्रांसमिटेड बाई, काला जार एक टाइप का डिजीज है, फीवर है, तो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो इसका जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, पहला सीसी फ्लाई, तो सीसी फ्लाई तो होगा नहीं क्योंकि ये स्लीपिंग सिकनेस को ट्रांसमिट करती है, सो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई, ऐसा ड्रैगन फ्लाई कोई ट्रांसमिट ही नहीं करती डिजीज, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सैंड फ्लाई, सो सैंड फ्लाई इज करेक्ट ऑप्शन, यानी सैंड फ्लाई ही काला जार को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एंड नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई, ये भी कोई डिजीज नहीं ट्रांसपोर्ट करती, सो ये भी रॉन्ग हो गया। तो काला जार एक्चुअल में सैंड फ्लाई द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई, सो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज प्रोटोजोवन से होता है और ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस
स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कार्य करता है। तो इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अफ्रीका में ही देखा गया था, डिस्कवर किया गया था वहीं। सो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। और ये आपका ट्रांसमिट होता है सीसी फ्लाई से। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्थियोफिस एज, यानी इक्थियोफिस कौन है, इनमें से इक्थियोफिस कौन है। सो इक्थियोफिस आपका आएगा एम्फीबियंस में, ये एम्फीबियंस होता है। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस इज, वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। सो वायरस में डीएनए भी मिलता है एंड आरएनए भी मिलता है, लेकिन डीएनए एंड आरएनए दोनों नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो आइदर डीएनए और आरएनए। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोसिस्ट्स आर फाउंड इन, निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं, एक इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो एक्चुअल में इनका फंक्शन होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए एंड प्रीडेटर वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये सीलेंट रेट्स में पाई जाती हैं, इनको नीडोसिस्ट भी बोलते हैं। सो सीलेंट्रेटा का अदर नेम निडेरिया भी होता है, सेल के नेम पे ही पड़ा निडेरिया। सो निमेटोसिस्ट सीलेंट्रेटा में पाई जाएंगे। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हुआ एंड आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पार्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। कृपया वीडियो देखने के बाद आप फीडबैक हमें ज़रूर प्रोवाइड करिए, इससे हमें पता चलेगा कि क्या कमियां रह गई हैं जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव करके प्रोवाइड किया जा सके।